गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में जो है उद्योग धंधों के बारे में पढ़ा, भूस्खलन के बारे में पढ़ा। आज जो है हम खेत बनाने निकले कि कैसे हम अपना खेत बनाएंगे। ये मुख्य रूप से उस समय जो खेत पर काम किया जाता था उस व्यवस्था पर निर्भर है कि कैसे उस समय के लोग जो है कैसे खेत बनाते थे, झूमिंग कृषि करते थे और कैसे एक स्थान को बदल कर वे पुनः दूसरे स्थान पर चले जाते थे। सभी अपना बुक ओपन करेंगे, रीडिंग करते साथ साथ हम लोग चलेंगे। दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस महीने में बारिश बहुत कम होती है। ठंड के महीनों में यहाँ पर पानी की समस्या पैदा हो जाती है। बरसात का पानी तेज ढलानों से बह जाता है, जिसके कारण ऊपरी भागों में पानी की कमी हो जाती है। पीने का पानी गहरी घाटी में उतरकर वहां बहने वाले स्रोतों से लाना पड़ता है, जहां पर पानी जो है इकट्ठा होता है। क्योंकि हम जो है पहाड़ी गांव के बारे में पढ़ रहे थे, पहाड़ी ढलान होने की वजह से जो बारिश का पानी आता है वो तेजी से जो है तेज ढलान होने की वजह से बहकर चला जाता है। मीजो कुनबे का गांव जहां है वह पहाड़ी और आसपास की 2-3 पहाड़ियां इस कुनबे की पहाड़ियां हैं। जो कबीलाई क्षेत्र होते हैं तो वो जो पहाड़ होते हैं उसमें उनका अधिपत्य होता है कि भाई वहां पर जो पहाड़ है, जैसे 3-4 पहाड़ जैसे इसमें बताया गया है कि जहां पर ये रहते हैं वहां की 2-3 पहाड़ियों पर जो है क्या है, इस कुनबे की पहाड़ियां है। कुनबा मतलब होता है परिवार। तो जो वहां पे मीजो परिवार निवासरत है उन परिवार का जो है ये क्या है, अधिपत्य है। वहां पर उनका अधिपत्य स्थापित है, उनके हिस्से में है। यही पहाड़ी ढलान इनके खेत हैं। जो पहाड़ों पर ढलानों पर जो उपजाऊ मिट्टी युक्त जमीन है उन जमीनों पर जो है ये खेती का कार्य करते हैं। यहाँ का जंगल इनका है। यहाँ दूसरे कुनबे के लोग आकर खेती नहीं कर सकते। सारी जमीन कुनबे की है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये मेरी जमीन है। जैसे मीजो कुनबे के लिए वो जो 2-3 पहाड़ियां हैं जहां पर ये खेती करते हैं, ये केवल उस कुनबे का है, परंतु वो किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं है, बल्कि वो उस पूरे कबीले का है और सभी लोग सामूहिक रूप से उस पर खेती का कार्य करते हैं। जबकि दूसरे कबीले के लोग आकर जो है उन पर खेती नहीं कर सकते। साथ ही इसमें एक और लाइन लिखी है कि ये जंगल भी इनका है, जबकि जंगल जो है क्या होता है, सबके लिए होता है, परंतु जो स्थानीय जनजातियां वहां पर निवास करती है ना, तो एक सीमित क्षेत्र जिन पर इनका अधिकार होता है वो उसे अपना मानते हैं। ठीक है बच्चों। हर साल दिसंबर के महीने में इस बस्ती के लोग इन पहाड़ियों पर किसी एक जगह खेत बनाते हैं। ठीक है, दिसंबर के महीने में, क्योंकि दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है और बारिश नहीं होती रहती है। पिछले वर्ष जहाँ खेती की उस जमीन का क्या होगा, उस जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि उस पर जंगल उगाए। अभी हम परती भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो परती भूमि 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी परती भूमि होती है और एक नवीन परती भूमि होती है। ठीक है बच्चों। तो पिछले वर्ष तक जहां पर ये खेती करते थे उस जमीन का क्या होगा, तो उस जमीन को ये क्या करते हैं, परती छोड़ देते हैं। परती छोड़ने से क्या होता है कि 2-3 साल बाद वो जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। उस जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि उस पर जंगल उगाएं। उस जमीन पर 7-8 साल कोई खेती नहीं होगी। वहां बांस और झाड़ियां और दूसरे पेड़ उग जाएंगे। 7-8 साल बाद शायद वहां फिर से खेती होगी। जब किसी दूसरे जगह की जमीन का उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा तब ये क्या करेंगे कि उस जगह का उपयोग जो है अपनी खेती के लिए पुनः करेंगे। पिछले वर्ष के खेत को परती छोड़ने के कारण इस वर्ष नई जगह जंगल काट कर खेती करनी है। ठीक है, अब पुराने साल के जो खेत थे उसको इन्होंने क्या कर दिया है, परती छोड़ दिया है। तो अब क्या करेंगे कि अब एक नई खेती करनी। इसके लिए क्या करना होगा कि जो जंगल है, बांस झाड़ियां हैं, उस जंगल की जमीन को क्या करेंगे, साफ करेंगे। इस नई जगह को तय करने के लिए बस्ती के लोग निकले हैं। काफी देर तक जंगल में घूमने और आपसी बातचीत के बाद तय हुआ कि पास की पहाड़ी की दक्षिण ढलान पर इस वर्ष खेती होगी। जो कबीलाई समूह है मीजो के, उन लोगों के जो मुखिया हैं वो सभी ग्रुप में गए। उन्होंने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जो है उन्होंने एक निश्चित स्थान पर जो है चयन किया कि जो है यहाँ पर जो है खेती का कार्य किया जाएगा। अब अगले दिन से जंगल काटने का काम शुरू हुआ। यह बहुत कठिन और मेहनत का काम है। स्वाभाविक सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल जो है बहुतायत में होते हैं।
कठोर लकड़ियां होती है और उस जंगल को साफ करना, खेती योग्य जमीन बनाना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। हर परिवार के खेत तैयार करने के लिए पूरी बस्ती के पुरुष इकट्ठा होते हैं और साथ जाकर पेड़ काटते हैं। इस तरह बारी बारी से सबके खेत तैयार किए जाते हैं। पहले ही बोल दिया गया था कि जो 2-3 पहाड़ियां हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में है, परंतु वो किसी एक व्यक्ति की खेती नहीं है, वो पूरा मीजो परिवार की है। तो अतः सभी परिवारों के लिए खेत बनाना है। किसी भी परिवार को मजदूर लगाकर काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी जगह को साफ करवानी है या कुछ काम करवाना है तो हम मजदूर बुलवाते हैं या जेसीबी एक्सीवेटर बुलवाएंगे और उस जगह को क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। परंतु आदिवासी कबीलाई क्षेत्र है, वहां पर अपने काम खुद करने हैं। साथ ही साथ क्या है कि वहां पर मजदूर मिलेंगे भी नहीं। पेड़ काटते समय उनके निचले हिस्से को छोड़ दिया जाता है। पेड़ों के ठूंठ और जड़ें मिट्टी को कटकर बहने से बचाती है। जो बड़े पेड़ होते हैं तो उनकी जो ठूंठ होती है, नीचे जो जड़ मिट्टी को पकड़े रहती है, इन लोग क्या करते हैं कि पेड़ को तो काटते हैं परंतु उसकी ठूंठ को नहीं उखाड़ते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। और क्योंकि पहाड़ी ढलानों पर होने की वजह से बरसात के समय में मिट्टी का कटाव अधिक होता है, तो ये जो पेड़ की ठूंठ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से बारिश के पानी में जो है ये मिट्टी बहती नहीं है। एक बार पेड़ कट जाए तो उन्हें खेत में पड़े रहने देते हैं ताकि वे सूख जाएं। मार्च या अप्रैल के महीने में बारिश शुरू होने से पहले पेड़ों को जला दिया जाता है। उस समय गर्मी का मौसम रहता है और पेड़ सूख जाए रहते हैं, क्योंकि दिसंबर में इन्होंने खेत को साफ किया है। तो क्या होता है कि वो पेड़ सूख जाते हैं और बरसात के पहले पहले जो है उसे जला दिया जाता है। अब जमीन पर राख ही राख बिछी रहती है। आप चित्र में भी देख पाएंगे, अगर आपके पास बुक होगा तो देखिए कि कैसे जो है वहां पर राख जो है बिखरी हुई आपको दिखाई दे रही है। बीच बीच में अधजले पेड़ और ठूंठ रह जाते हैं। एक आध बारिश के बाद राख और मिट्टी भी धुल जाती है। इस तरह झूम खेत तैयार हो जाता है। ब्राजील में झूम खेती को क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। क्या कहते हैं, रोका। यह तेज ढलानों पर हल बखर का उपयोग नहीं होता है। तेज ढलवा जमीन को बखरने से मिट्टी खुल जाती है और बारिश के पानी के साथ बह जाती है। क्योंकि ढलान वाली जमीन है, अगर मिट्टी की पकड़ जो है ढीली हो जाएगी तो बारिश के साथ क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा। इसलिए उस मिट्टी को जो है ये खुदाई का काम नहीं करते हैं। इस कारण इस प्रदेशों में हल नहीं चलाया जाता है, ताकि मजबूत जो मिट्टी की बंधाई है वो छूटे ना। अप्रैल का महीना है, अब हल्की बारिश होने लगी है। मई से घनघोर वर्षा शुरू हो जाएगी। उससे पहले बोनी का काम शुरू करना है। परिवार के सब लोग, पुरुष महिलाएं, टोकरियों में बीज और हाथ में कुदाल लिए झूम खेत की ओर जाते हैं और ढलान के निचले हिस्से से बोनी शुरू करते हैं। कुदाल से मिट्टी में थोड़ा सा छेद बनाकर उसमें बीज डालते हैं और फिर मिट्टी से उसे ढक देते हैं। जैसे हम कुछ पौधे अपने घरों में लगाते हैं तो क्या करते हैं कि खुदाई करके बीज डालते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो खेती होती है उसमें इस प्रकार का खेती का काम नहीं किया जाता है कि जमीन में मिट्टी को खोदेंगे, फिर धान का बीज डालेंगे, फिर उसे ढक देंगे। या तो हम छिड़कने वाली विधि से जो है पूरे खेतों में धान को छिड़क देते हैं, या तो रोपा पद्धति की भाई एक एक जो है पौधा वहां पर रोपते जाते हैं। यहाँ और वहाँ की खेती में अंतर इसलिए है क्योंकि वहाँ पहाड़ी ढलानों पर खेती की जाती है। जैसे पहले भी क्लियर किया है कि यदि उन ढलानों पर मिट्टी की पर अगर हम हल चलाएंगे तो मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाएगी और बारिश के पानी में क्या होगा, ये बह जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ढलान वाले हिस्से से खुदाई चालू करते करते ऊपर जाते हैं और एक एक धान का बीज जो है वहां पर डाल के उसको ढकते जाते हैं। इन स्थानों पर जो है हल नहीं चलाया जाता है। रीजन, बारिश के पानी से मिट्टी को बहने से रोकना। जब तेज वर्षा शुरू हो जाती है तो खेतों में फसल भी तेजी से बढ़ने लगती है और साथ ही साथ खरपतवार भी। यहाँ खरपतवारों की खास समस्या है, इस कारण 4-5 बार निदाई करना जरूरी हो जाता है। आज हम आधुनिक पद्धति से खेती करते हैं तो खरपतवार को जो है खत्म करने के लिए कीटनाशकों का भी प्रयोग करते हैं। अभी हम कीटनाशकों का दुष्प्रभाव भी पढ़ेंगे। झूम खेतों में परिवार के उपयोग की सारी फसल इकट्ठा एक ही खेत में बो दी जाती है। एक ही खेत में धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेम, प्याज, तंबाकू, कपास, शकरकंद, मिर्ची, कद्दू आदि मिला जुलाकर बोया जाता है। जैसे जैसे फसल पकती जाती है उन्हें काट लिया जाता है। एक प्रकार से कहें कि सभी को मिलाकर जो है बोया जाता है, जो उनकी जरूरत की फसलें हैं, और समय अनुसार जो जो फसलें पकती जाती है उन्हें वो काट काट कर जो है अपने पास इकट्ठा करते हैं और अपने उपयोग में लाते जाते हैं। तो ये है झूम कृषि।
आप लोग सोचिए और अपने आसपास के खेतों को देखिए कि हमारे यहाँ किस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। आज हम किस दौर में हैं और इस दौर के हिसाब से जो है हम किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं या किस प्रकार की खेती को कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घरों पर प्लॉट्स भी होंगे जहाँ पर खेती का कार्य हुआ होगा या अभी खेतों में धान लगाए गए होंगे, तो उसका भी अवलोकन वो अपने खेतों में जाकर कर सकते हैं। साथ ही बड़े बुजुर्गों से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगस्त से लेकर दिसंबर तक फसलें एक एक करके पकती है और उनकी कटाई होती जाती है। झूम खेतों पर साल में एक बार तरह तरह की फसलें उगाने के अलावा बस्ती के लोगों के लिए जंगल से फल व कंद बटोरना एक महत्वपूर्ण काम रहता है, जिसे महिलाएं करती है, क्योंकि खेतों से ही जो है उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए वे क्या करते हैं कि जो जंगल जहाँ पर वे निवासरत हैं वहां से वो कंदमूल इकट्ठा, खाने योग्य चीजें जो है परिवार के लिए इकट्ठा करती हैं। आमतौर पर झूम खेत बनाते समय फलदार पेड़ों को नहीं काटते ताकि उनके फलों का उपयोग वो कर सकें। यहाँ के पुरुष जंगल में शिकार करते हैं। शिकार से मिला मांस उनके भोजन का मुख्य अंग है। आजकल जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं, इसलिए शिकार पर पाबंदियां भी लगाई गई है। पूर्वी हिमालय में मुख्य रूप से चावल, सब्जियां, मांस और फल खाए जाते हैं। यहाँ के लोग अपने भोजन की अधिकांश चीजों को अपने झूम खेतों में या घर के बाड़ों में उगा लेते हैं। जंगल से शिकार और फल भी मिल जाते हैं। तेल, शक्कर और नमक की कमी होती है। ये चीजें बाहर से लाई जाती है, इसलिए बहुत महंगी होती है और कम खाई भी जाती हैं। यहाँ जानवर मांस के लिए पाले जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा झूम खेती की हमने किस प्रकार खेत बनाया। पहले जंगल को साफ किया, फिर आग लगाई, फिर बुआई का काम किए, उसमें भी हमने बहुत सारे फसलों को एक साथ बोया और जैसे जैसे उसकी पक्ता की जो अवधि थी वो होती गई और हमने फसल को काटते गए। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।